इजराइल का रिएक्शन आया है और उसने भारत से ये मांग की है कि भारत हमास को एक टेररिस्ट आउटफिट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करे। 2 मिलियन जो गाजा के रेसिडेंट्स हैं उनको बोल दिया गाजा से निकल जाओ, मुझे दुबई की जैसे एक बीच फ्रंट प्रॉपर्टी जैसा कुछ बनाना है। भारत को बोला गया है कि आप हमास को एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करिए। इसराइल की मांग मेरे हिसाब से जायज है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आप सबको याद होगा कि आज से ठीक 1 महीना पहले ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहाँ पर कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया गया था और उस पर लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हमास इन सब के लीडर्स एक साथ इकट्ठा हुए थे और ये एक बड़ी खबर बनी थी। अब उससे लगभग पूरे 1 महीने बाद इजराइल का रिएक्शन आया है और उसने भारत से ये मांग की है कि भारत हमास को एक टेररिस्ट आउटफिट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करे। ये बड़ा सवाल है और इजराइल ने ये मांग भारत के आगे रखी है क्योंकि जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का एरिया है पाकिस्तान द्वारा, उसमें जो आतंकवाद है या उसको लेकर जो भी बातचीत है, जो सवाल हैं, या आतंकवाद की बात है, भारत की जो सवाल है, वो जो ग्लोबली भारत रखता है, जो पाकिस्तान से भी मांगे हैं, वो सारी क्लियर है और आतंकवाद को लेकर जो एक मिशन है, उस पे चाहे इज़राइल की बात करें, भारत की बात करें, एक ही पेज पर नज़र आते हैं। अब ये जो माँग इज़राइल ने भारत के आगे रखी है, इसको किस तरह से भारत लेगा और क्या स्टेप इस पर भारत को लेने चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे हमारे आज के मेहमान उमेश अग्रवाल जी से। बहुत-बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, जो माँग इज़राइल ने भारत से रखी है भारत के आगे, 5 फरवरी और अब पूरा 1 महीना बीत चुका है, उसके बाद ये माँग भारत के आगे आती है, जो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है, जहाँ पर वो लोग कश्मीर के उसमें सवाल पाकिस्तान की तरफ से पूरा प्रोपेगेंडा है और सारे आतंकी आउटफिट और जितने भी हैं, उन सबको आगे बढ़ाकर ये सारा प्रोपेगेंडा जो कश्मीर को लेकर जो ग्लोबली पाकिस्तान करता है, इन शॉर्ट वही किया जाता है। ये जो आप सवाल है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? जायज़ माँग है? कैसे है? क्या भारत को करना चाहिए? देखिए, हमास की जो लीडरशिप है, आपको मालूम है कि अभी अक्टूबर 7 2023 को हमास हुँ, की जो लीडरशिप है उन्होंने इसराइल पे हमला किया था, जिसमें 1300 इसराइल के नागरिक मारे गए थे। जवाब में इसराइल ने गाजा का बैंड बाजा बजा दिया। वहाँ पे करीबन 46,000 लोग मारे गए। एंड अभी आपने देखा है कि जैसे ट्रम्प ने भी बोल दिया है कि 2 मिलियन जो गाजा के रेसिडेंट्स हैं उनको बोल हुँ, दिया गाजा से निकल जाओ, मुझे दुबई की जैसे एक बीच फ्रंट प्रॉपर्टी जैसा कुछ बनाना है। और इसी के हिसाब से हमास की लीडरशिप को ऊपर प्रेशर डालने के लिए भारत को बोला गया है कि आप हमास को एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करिए। हुँ, और आपने ये इज़राइल की माँग मेरे हिसाब से जायज़ है। भले ही इज़राइल ने आज आपको याद होगा 2008 और 9 में भारत के ऊपर मुंबई अटैक हुआ था। वहाँ पे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेन्ड मिलिटेंट्स आए थे और उसमें इज़राइली नागरिक भी मारे गए थे। इज़राइल ने लश्कर-ए-तैयबा को 2023 में बैन किया था। आप सोचिए 14 साल बाद, ठीक है? भारत ने भी माँग की होगी कि एलईटी को बैन बैन करे, पर इज़राइल बहुत 14 साल बाद उनको उनके हिसाब से जब उनको लगा कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उनकी तरफ से, तब उन्होंने बैन किया है। अब इज़राइल चाहता है कि हम हमास को इमीडिएटली बैन करें। अब भारत के अंदर जो आपको मालूम है कि पैलेस्टीनियन जो इश्यू है, बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है और ऐसा सेंसिटिव इश्यू है कि प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज़ भारत में होती रहती है। भारत कांग्रेस के नेता ने जब हमास की अगेंस्ट जब टिप्पणी की थी, उनके ऊपर उनको कंडेम किया गया था। यहाँ तक कि आज शशि थरूर को उन्होंने रेलीगेट कर दिया एक सेकंड रंग लीडरशिप पे, क्योंकि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप शशि थरूर से नाराज़ हो चुकी है। क्योंकि एक तबका है यहाँ की पॉपुलेशन का, जो पैलेस्टीनियन इश्यू के साथ वो अपने आप को रिलेट कर सकता है। भारत के लिए एक इमोटिव इश्यू है। वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारे अंदर 20% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है और उसके अंदर भी
ये जो पैलेस्टीनियन इश्यू है, विच इज़ अ वेरी इमोटिव इश्यू। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत और इज़राइल सेम पेज पे है। भारत के ऊपर भी आतंकवाद के हमले हो रहे हैं और इज़राइल के ऊपर भी आतंकवाद के हमले हो रहे हैं। भारत के जो मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो लश्कर-ए-तैयबा है और जैश-ए-मोहम्मद है। और इन लोगों ने एक तरह से गज़वाए-हिंद का एक नारा दे रखा है, जिसमें इनको भारत को एक इस्लामिक देश बनाने का इन्होंने एक तरह से एक मुहिम, एक जद्दोजहद चालू रखी है। सिमिलरली इसराइल के ऊपर भी एक खतरा है। ईरान ने तो बोल ही दिया है, ईरान, हमास और जो बाकी हिज़्बुल्लाह जैसे संगठन है, उन्होंने बोल दिया कि इसराइल को हम वर्ल्ड मैप से हटा देंगे। तो जी, बोथ Israel and India are facing existential threat from जिहादी टेररिज्म। और हमने ये भी देखा है कि अ, जिस आपने जो इवेंट की बात कर रही हो, हुआ था फरवरी 5 को। वहाँ पे उसको बोला गया था अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस, जो अल अक्सा मॉस्क है ये इज़राइल में, उसको रख के उन्होंने किया ताकि ग्लोबल उम्मा को यूनाइट कर सके। वहाँ पे आपने जैसे बताया है, हुँ, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा। लश्कर-ए-तोयबा लश्कर-ए-तोयबा की लीडरशिप के साथ हमास की लीडर डॉक्टर खालिद वो प्रेज़ेंट थे, रावलकोट में हुआ था ये। तो एक तरह से अलार्म बेल्स बढ़ने की बात है क्योंकि आप वैली के अंदर एक इंसर्जेंसी बढ़ सकती है। अभी कश्मीर में नॉर्मलसी आई है और हमने ये भी देखा है कि वापस जैसे कुछ दिन 2-3 दिन पहले यूएन के एक यूएन के एक ऑब्जर्वर ने कुछ टिप्पणी की थी कश्मीर के बारे में और पाकिस्तान भी आए दिन कश्मीर का लाभ राग कश्मीर अलापता का रहता है। हाँ, राग अलापता रहता है और हमने ये भी देखा है कि भारत को इसको खंडन करना पड़ता है, उसको जवाब देना पड़ता है। तो कहीं न कहीं हमें ये देखना चाहिए कि हमारा फ़ायदा किसमें है। इसराइल जी, की बात मेरे हिसाब से जायज़ है, हुँ, क्योंकि हमास एक ऐसा ऑर्गनाइज़ेशन है उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, रेडिकलाइज़ करता है और वहाँ पे अगर ये आप देखे जाएँगे भारत में बहुत सारे एजुकेटेड यूथ हैं, वो हमास की लीडरशिप से इंस्पायर भी हो सकते हैं। तो भारतीय सरकार को इसको इमीडिएटली इसको यूएपीए एक्ट के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई करना ज़रूरी है। हमास इज़ बीइंग बैन्ड इन मेनी वेस्टर्न नेशन अमेरिका है, वेस्ट है और जी7 कंट्रीज़, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़, जापान ने उनको बैन कर दिया है एंड दे आर नोन टू कैरी आउट जेनोसाइडल अटैक ऑन इज़राइल। अब इज़राइल और इंडिया के बीच में जॉइंट वर्किंग ग्रुप किया हुआ है। हम काउंटर टेररिज्म मेजर्स की बात कर रहे हैं। हमारा रिलेशंस वेरी डीप है और इज़राइल ने हमें भी बोला है कि आप इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको डिक्लेयर करके इसका जो फंडिंग है, इनका जो रिक्रूटमेंट सर्विसेज है, वो बंद करिए। आपको मालूम है कि ये जो हमास की टॉप लीडरशिप है, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है और अब इज़राइल चाहता है कि वापस ये लोग रिक्रूटमेंट ड्राइव ना करके वापस प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें और अमेरिका खुद चाहता है कि गाज़ा को खाली कर दिया जाए और जहाँ पे वो अपने हिसाब से एक रिवर फ्रंट प्रॉपर्टी बना सके। तो कहीं न कहीं ये सब तार जुड़े हुए हैं और भारत को मेरे हिसाब से भारत को अपनी सुरक्षा के हिसाब से, इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से हमास को एक तरह से बैन कर देना चाहिए क्योंकि हमारे ऑलरेडी अच्छे रिलेशंस है पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन के, जो जो वेस्ट बैंक में उनकी सरकार चल रही है और इज़राइल के भी उनकी अच्छी तरह से इज़राइल और पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बातचीत हो रही है क्योंकि दैट इज़ अ मॉडरेट ग्रुप। हमास इज़ एन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और हमास की लीडरशिप ने जिस हिसाब से पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ अभी हाथ मिलाया है, कहीं न कहीं आगे जाके दे विल बी हैविंग इम्प्लीकेशन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एज़ वेल। और पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहाँ पे अमन की आशा कभी नहीं जल सकती क्योंकि पाकिस्तान का जब तक विघटन हम नहीं कर देते, तब तक पाकिस्तान हम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा क्योंकि उन्होंने बोला है कि भले ही हम घास खा लें, हम भारत को एक 1000 वुड्स देने वाले हैं। उनका क्लियर कट है, दे आर वेरी मच क्लियर कट कि हमको गज़वाए हिंद करना है। दिस इज़ दिस ये मेरा ये मानना बात है। तो एकदम सच है, बिल्कुल वो पाकिस्तान ये बोलता है, लेकिन एक तो पाकिस्तान में जिस तरह के क्राइसिस हैं, मल्टी लेयर्ड आप चाहे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हर तरह के क्राइसिस हैं, उस सब के चलते एक तो ये है कि क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम
ये जो ग़ज़व-ए हिंद का ख्वाब है, हालाँकि वो बात अलग है, लाल टोपी हर दिन ग़ज़व-ए हिंद का ख्वाब देते हैं, बयान भी देते हैं और उसी की वजह से वो चर्चा में भी आ जाते हैं, क्योंकि भारत की तरफ से उनको रिएक्शन मिलता है। सवाल ये है कि जिस स्थिति में पाकिस्तान है, क्या वो ग़ज़व-ए हिंद का जो ख्वाब है, वो ख्वाब देखने की भी पोज़ीशन में है? और दूसरी बात, जो सबसे अहम सवाल है, वो ये कि जो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पर 5 फरवरी को जो ये टेररिस्ट आउटफिट इकट्ठा हुए थे ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे? व्हाट वाज़ द मैसेजिंग बिहाइंड दैट? क्योंकि इससे पहले भी लगातार बार-बार पाकिस्तान ने जब ये सवाल उठाया है गाज़ा का अलग-अलग मंचों से, कश्मीर की बात हमेशा उन्होंने साथ में रखी है। इनफैक्ट ईरानियन लीडर्स की तरफ से भी गाज़ा और कश्मीर को कंपेयर किया गया, एग्ज़ाम्पल बार-बार सेट किए गए। तो क्या ये कोई एक मैसेजिंग थी इसके पीछे? देखिए आप अगर ग्लोबल मीडिया में इनका जो प्रोपेगेंडा चलता है, ये बोलते हैं कि कश्मीर इज़ अ हेवीली मिलिटराइज़्ड ज़ोन। वो बोलते हैं कि कश्मीर के अंदर आज भारत ने कश्मीर में 10 लाख की फ़ोर्स डाल के रखी है, 8 या 10 लाख की। और वो हुँ, पर ज़रूरी है, भारत को ये बताना ज़रूरी है कि हमारी फ़ोर्सेस उधर इसके लिए है क्योंकि वी आर फेसिंग द ट्विन थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान। और चा पाकिस्तान की खुद की फ़ोर्स मेरे ख्याल से इट इज़ अराउंड 1 मिलियन। ये 8 से 10 लाख की फ़ोर्स है उनकी और चाइना की फ़ोर्स अराउंड 2 एंड हाफ मिलियन की है, 25 लाख की उनकी फ़ोर्स है। तो भारत को ज़रूरी है क्योंकि बॉर्डर्स हमारा पाकिस्तान के साथ मेरे हिसाब से 3,488 किलोमीटर का कुछ बॉर्डर है और चाइना के साथ भी हमारा कुछ 4,000 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो कहीं न कहीं इतने बड़े बॉर्डर पे हमें अपनी फ़ोर्सेस रखनी ज़रूरी है और हॉस्टाइल नेबर है और इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमने देख लिया भरोसा करके चाइना के, जब उन्होंने अक्साई चीन को उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, अक्साई चीन पे कब्ज़ा कर लिया था और पाकिस्तान तो पीओजे के लेके बैठा हुआ है। तो कहीं न कहीं भारत को अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ पे फ़ोर्सेस रखनी ज़रूरी है, नॉर्मलसी के लिए भी ज़रूरी है और पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और सेकंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भारत को अभी काउंटर ऑफेंसिव में जाना चाहिएगा। भारत को इश्यूज़ रेज़ करने चाहिए बलूचिस्तान के, भारत को इश्यू रेज़ करना चाहिए ज़िंजियांग प्रोविंस के और उनको हमें एक काउंटर नैरेटिव चलाने की ज़रूरत है कि कैसे पाकिस्तान के हुक्मरान जो कश्मीर के ऊपर रोते रहते हैं, वो खुद बलूचिस्तान में वहाँ पे लोगों की किडनियाँ, लोगों के लंग्स निकाल लेते हैं, ऑर्गन्स निकाल लेते हैं एनेस्थीसिया दिए बिना। और कैसे चाइना वहाँ पे जो मॉस्क होते हैं ज़िंजियांग में, उसको टॉयलेट बना देता है, कुरान पढ़ने नहीं देता है। चाइनीज़ फ़ोर्सेस जाके उइगर वुमेन्स के साथ सोती है और मेन को वो लोग री-एजुकेशन कैंप्स में भेज देते हैं। मेन को वहाँ पे स्लेवरी के जैसे काम किया कराया जा सकता है। मतलब हमें वो सब बताना ज़रूरी है। यहाँ पे भारत का एक प्रोपेगेंडा भारत का जो बोलते हैं ना जो नैरेटिव सेट करने की बात है, वो बहुत वीक है। भारत के पास एक तरह से वी शुड स्प्रेड आवर थॉट प्रोसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, तब जाके इन लोगों को समझ में आएगा। वी शुड रेज़ द इश्यू ऑफ तिब्बत, वी शुड रेज़ द इश्यू ऑफ ज़िंजियांग, वी शुड रेज़ द इश्यू ऑफ बलूचिस्तान। हमें वी शुड रेज़ द इश्यू ऑफ ग्रेटर अफ़गानिस्तान, सॉरी नॉट ग्रेटर कश्मीर, ग्रेटर अफ़गानिस्तान। तो वहाँ पे ज़रूरी है। जब तक हम ये सब इश्यू रेज़ नहीं करेंगे, पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। और अभी तो हमने सिर्फ़ वाटर एरिया जो इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसमें उनको 80% पानी जा रहा है, उसको भी बंद करने की ज़रूरत है, एक्सेस वाटर। तब जाके इन लोगों को समझ में आएगा और वो वाटर डाइवर्ट करना पड़ेगा हमारे राजस्थान में, जिसमें हम इरिगेशन कर पाएँगे और हम अपना फूड सिक्योरिटी एन्श्योर कर पाएँगे। जी, बिल्कुल और लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उमेश जी, कि क्या वो मैसेजिंग थी कि भारत में भी कुछ ऐसा किया जा सकता है, ख़ास तौर से कश्मीर में जो इज़राइल में हुआ, जो हमास को बुलाया था लश्कर-ए-तौबा और ये सारे आतंकी संगठन एक साथ हुए थे, उसके पीछे का जो मैसेज को लेकर सवाल था, वो मैं देखिए आपसे सिंपल सा मैसेज है कि वो बताना चाहते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। जैसे गाज़ा में मुसलमानों को किया जा रहा है। जैसे आपको मैंने बताया था कि गाज़ा में 46,000 लोग मारे गए थे। पर हुँ, कश्मीर में ऐसी कोई बात नहीं है।
भारत को बताना पड़ेगा वहाँ पे इलेक्शन हुआ है जिसमें अच्छी खासी पोलिंग परसेंटेज आई है। वहाँ पे एक चुनी हुई सरकार आई है जो बीजेपी की नहीं है, रूलिंग पार्टी की नहीं है। तो वहाँ पे और आपने देखा है कि कैसे उमर अब्दुल्ला ने भी, जो अभी कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने केंद्र सरकार को कैसे तारीफ की है। भारत को ये सब मैसेज एम्पलीफाई करने की जरूरत है और वहां पे जाके रिपीटेडली करने की जरूरत है। जब भी ये आए उनको हमारे वी हैव टू पुट द स्टैंडर्ड लाइन कि हम लोग, हमारे यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कश्मीर में $15 बिलियन और आप $2.5 बिलियन के लिए भीख मांग रहे हो आईएमएफ से। तो फर्क वहां पे है। जब तक हम ये सब चीजें नहीं बताएंगे इनको समझ में नहीं आएगा। और कश्मीर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और पीओजेके में जैसे बात हो रही है कि वो खुद भारत के साथ मर्ज होने को तैयार है और पाकिस्तान के लोग जो अचंभित है कि भारत कितना ग्रो कर रहा है, वी हैव टू लिस्ट ऑल दिस पॉइंट्स। और उनको बोलना पड़ेगा कि जो भिखारी है, जो हर जगह जाके भीख मांगता रहता है, भले यूएई की में जाता है, फिर बाद में चाइना से मांगता है, फिर अमेरिका से मांगता है, सऊदी से मांगता है, मतलब हर जगह ये जाके क्रेडिट लाइन मांगते रहते हैं कि हमें भीख दे दो, हम सर्वाइव करना है। और आज ऐसा है कि ये तो अपनी औरतों को और बच्चियों को भी बेच डालते हैं। चाइना का डेट भी ये लोग नहीं वो लोग उतार नहीं पा रहे। अल जजीरा का ही रिपोर्ट है, मैं अलग से कुछ बोल नहीं रहा हूँ, अगर चाहिए तो मैं वो भी आपको लिंक भेज दूंगा। ऐसी हालत है इन लोगों की। और आपको और बता देता हूँ, सिंध के 2 आइलैंड इन्होंने चाइना को दे दिए हैं क्योंकि चाइना के ये लोग डेप्थ उतार नहीं पा रहे हैं। और ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी, ग्वादर पोर्ट और एयरपोर्ट वो चाइना को देने वाले हैं। ऐसी तो हालत है इन लोगों की। जी। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि जो इज़राइल की माँग है, उस पे भारत का क्या रिएक्शन आने वाला है? क्योंकि अभी तक कोई भारत की तरफ से रिएक्शन नहीं आया। देखिए मेरा मानना है कि इज़राइल ने भले ही लश्कर-ए-तोयबा को 2023 में बैन किया है, भारत को हमास की जो थ्रेट है उसको अर्जेंटली कंसीडर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले उनको बताना पड़ेगा कि दे आर इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन, जो मॉडरेट ग्रुप है जिसका इज़राइल के साथ ऑलरेडी वर्किंग रिलेशनशिप है। दे आर अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़, जो हमास उसका सिंबल है। वो क्लियर कट बोलना पड़ेगा। दे आर अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस। और जिस हिसाब से भारत अगर ये क्लियर स्टैंड करके ग्लोबल कम्युनिटी में मैसेज भेज सकता है और उस मैसेज के साथ उनको, हमास को एक तरह से वार्निंग देना चाहिए स्टार्टिंग में। और अगर हमास वापस ऐसा कुछ करता है, इमीडिएटली बैन कर देना चाहिए। बैन, इसराइल की बात मान के इमीडिएटली बैन करेंगे तो एक मैसेज सही नहीं जाएगा। बट एक तरह से हमें एक रिएक्शन देना जरूरी है, ये मेरा मानना है। अब ये है कि बड़ा सवाल और बड़ी डिबेट ये है कि क्या हमास को टेररिस्ट आउटफिट डिक्लेयर करेगा भारत, जो माँग इज़राइल ने भी रखी है और क्या वो वाक़ई में करेगा और अगर वो करता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है? अब ये आने वाली डिबेट है कि और बड़ा सवाल भी है कि ऐसा हो पाता है या होगा या नहीं। लेकिन इज़राइल की तरफ से ये सवाल है और ख़ास तौर से जो भारत और पाकिस्तान के बीच के हालात हैं, रिश्ते हैं और कश्मीर को लेकर जो भारत के सवाल बने हुए हैं और ख़ास तौर से जो इन्फिल्ट्रेशन, टेररिज़्म और काउंटर टेररिज़्म को लेकर। तो ये बड़े सवाल हैं और भारत की पॉलिसी इस पे काफ़ी सख्त है। लेकिन पाकिस्तान वहीं का वहीं है, वो उसी प्रोपेगेंडा में लगा रहता है। ग्लोबल जो नैरेटिव बिल्डिंग की आपने बात की थी, नैरेटिव बिल्डिंग एक अलग होता है, भारत काउंटर नैरेटिव में भी बहुत पीछे है। कि एक होता है कि किसी ने आपके लिए एक नैरेटिव सेट कर दिया कि आप ऐसे हैं, लेकिन उसका काउंटर नैरेटिव भी भारत अच्छा कर रहा है हर चीज़ में, लेकिन प्रोजेक्शन में अभी भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बहुत बहुत पीछे है। जिस तरह से प्रोजेक्शन होता है, एक नैरेटिव बिल्डिंग है या काउंटर नैरेटिव, उन दोनों में ही अभी काफ़ी पीछे देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि उधर भी भारत को काम करने की ज़रूरत है, बहुत प्रोएक्टिवली। और मुझे तारिक अंकल की बात याद आती है हमेशा, क्योंकि वो इतनी सारी बातें बोला करते थे, कोई ना कोई बात जब भी हम कोई डिस्कशन करते हैं तो याद आ ही जाती है। वो कहते थे कि भारतीय जितने भी जो डायस्पोरा की बात करते थे कि वो सिर्फ़ अच्छी नौकरियाँ, बच्चों को अच्छे डिग्री दिलाने में, एक फ्लैट से दूसरा फ्लैट, बड़ा अपार्टमेंट, बड़ा घर, 4 घर और इसी में लगे रहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी, उनके पास खाने के लिए नहीं होता, लेकिन ज़रा-सा कुछ हो जाए, तो एकदम धरना देने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन ये अपने आप में लगे रहते हैं कि हमें क्या लेना देना सानू की। तो कि यही वजह है जो भारत इस
पूरे लॉबिंग में काउंटर नैरेटिव या नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत पीछे नज़र आता है, क्योंकि हमारा डायस्पोरा बिल्कुल। अब ये बदलाव धीरे-धीरे आ रहे हैं, थोड़ा-सा बदलाव है, लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं है, बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत है। जो एक जिस प्रबलता के साथ हम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लॉबिंग, नैरेटिव बिल्डिंग और ये सारी चीज़ों में पाकिस्तान एकदम मज़बूती दिखाता है और बिल्कुल पीछे नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो कहते हैं दुश्मन से भी कुछ सीखना चाहिए और हमें देखिए मैं इसमें एक और एक बात ऐड करूँगा। जी, बहुत सारे लोग आपकी जो मज़हब को लेके भी बात करते हैं, बट कुछ लोगों को समझना चाहिए कि मज़हब कोई-सा भी हो, देश इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आपको याद होगा 1761 में इब्राहिम गारदी, वो मराठा की तरफ से एक सिपह सालार थे। उनको अहमद शाह अब्दाली ने पकड़ लिया था। उनको बोला था कि जो आपकी जो लॉयल्टी है किसकी तरफ है? इस्लाम की तरफ है या भारत की देवधरती के ऊपर? उन्होंने भारत की धरती को चुना। आज वही जज़्बा भारत के मुसलमानों में भी है, आप में भी है और जैसे अब्दुल जी कलाम में भी था। तो एक तरह से भारत का जो मुसलमान है, ही इज़ एक्चुअली द वे फॉरवर्ड फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड टू एक्चुअली एम आपके ज हम वी शुड प्रमोट द गुड एस्पेक्ट्स। हमारे यहाँ पे नैरेटिव बिल्डिंग ही नहीं है। आई एम वेरी मच श्योर मेनी पीपल आर शुड वुड नॉट बी अवेयर ऑफ इब्राहिम गारदी एज़ वेल। बट वो मराठा की तरफ से वो एक बहुत ही अच्छे सिपह सलार थे और ये ऐसे लोगों को हमें प्रमोट करना चाहिए। जैसे हम अगर संभाजी महाराज को भी प्रमोट करते हैं, तो वी नीड टू प्रमोट फिगर्स लाइक इब्राहिम गारदी हू वैल्यूड हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स द मदरलैंड रादर देन द रिलिजन। और उन्होंने यही एक चीज़ किया। वी नीड टू प्रमोट पीपल लाइक अब्दुल जी कलाम जो हमने उनको वो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी है और मिसाइल मैन भी है। और इन लोगों को समझना चाहिए कि या डेवलपमेंट मेजर कैन उस्मान की बात करते हैं हम। डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब पीस रहेगी। अब भारत के साथ दुश्मनी करके पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान की आज स्थिति ऐसी है कि विघटन के कगार पे आ चुका है। मौलाना फजलुर रहमान खुद बोल चुके हैं कि बलूचिस्तान कभी भी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर सकता है, जैसे 1971 में बांग्लादेश का हुआ था। तो अगर आपकी अक्ल अगर घास चरने गई है, तो आपको आपके अल्लाह भी नहीं बचा सकते। बस इतना ही बोलूँगा। बिल्कुल सोच समझ कर फैसले लेने पड़ते हैं, सोच समझ कर कदम उठाने पड़ते हैं, चाहे राजनीति हो या फिर कोई और फैसला लेना हो, सोच समझ कर लेना पड़ता है, क्योंकि कोई आज आप जो फैसला लेते हैं, जो कदम उठाते हैं, उसका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ता है और वैसे ही अगर आप कोई देश सँभाल रहे हैं, आपके द्वारा या जो भी लीडरशिप है, उसके द्वारा लिया गया फैसला पूरे देश का भविष्य डिसाइड करती है और उसका असर सदियों तक नज़र आता है उस देश पर। तो क्या कैसे और भारत का क्या रिएक्शन होगा इज़राइल की इस माँग पे? क्या भारत इज़राइल की माँग को पूरा करेगा? ये आने वाला वक़्त बताएगा और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ऑफ़ कोर्स आपके साथ चर्चा करेंगे। और आज के लिए उमेश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।